तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करेंगे और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपको बताया गया होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जिसमें कि इनपुट आउटपुट और बीच में सिस्टम यूनिट होता था, और सिस्टम यूनिट में आपका सीपीयू और सीपीयू होता था, जिसमें कि सीयू और एएलयू साथ में होता था, जिसका कि मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं, ये आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए, आपको जो मैं दिखा रहा हूं, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। ये क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है ये। इसमें यहाँ पे देखिए, ये इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है। मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम, ये पूरा सिस्टम यूनिट है, और उसमें जो सीपीयू है वो एक ये वाला देखिए, एएलयू और सीयू जिसमें है वो एक सीपीयू आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद मेमोरी आता है, जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी होता है। तो ये जो है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर से आप समझिएगा, जो चीजों को मैं समझाना चाहता हूँ उसको देखिएगा और इसकी बारीकियों को समझिएगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ अ सिस्टम वर्क्स। हम लोग जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं उसमें यह समझना जरूरी है कि आखिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि जो कंप्यूटर की बनावट है उसको अगर हम लोगों ने नहीं समझा तो फिर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स होने का कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं और वो सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के द्वारा लिए जाते हैं और उसको प्रोसेस किए जाते हैं, तो वो कैसे इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं और प्रोसेस किए जाते हैं, वो सब आपको इसी ब्लॉक डायग्राम में मिलता है। देखिएगा ध्यान से, ये इनपुट है। इनपुट से हम लोग अपना जो भी इनपुट से हम लोग इंस्ट्रक्शंस को देते हैं कंप्यूटर को। तो जिन किसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं, वो किसी न किसी इनपुट डिवाइसेस के जरिए ही भेज सकते हैं। और वो इनपुट डिवाइसेस क्या होंगे? वो इनपुट डिवाइसेस कुछ और नहीं है बल्कि आपके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ओएमआर, वेब कैमरा, ये सब जो है आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसके की जरिए हम लोग भेजते हैं इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, एएलयू और सीयू के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ से इंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भेजा, तो कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है? कंट्रोल यूनिट इज द हेड और ब्रेन कहिए, इसी के पास सारे कंट्रोल्स होते हैं। और ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम भेजते हैं उसको ये स्टोर कर देता है। और स्टोर करने के बाद कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि उसको परखता है कि जो इंस्ट्रक्शन आया है वो किस तरीके का इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है या फिर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है।
तो अरिथमेटिकल या लॉजिकल यूनिट को उसके अनुसार वो भेजता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका इंस्ट्रक्शंस है वो भेजे जाते हैं एएलयू को, अरिथमेटिकल या लॉजिकल, जिस किसी भी चीज के लिए वो हो इंस्ट्रक्शन, जिस किसी भी चीज के लिए बना हुआ हो, उसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस को भेजता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास। अगर अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है तो अरिथमेटिकल यूनिट के पास भेजेगा, अगर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है तो लॉजिकल लॉजिकल यूनिट के पास भेजेगा। कहने का मतलब कि एएलयू जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दोनों को का काम करने में सक्षम होता है। अब यहाँ पर से इनपुट हम लोग दिए, सीयू ने उसको एक्सेप्ट किया, मेमोरी में स्टोर किया और उसको पहचाना कि आखिर इसके साथ करना क्या है। और जब उसने पहचान लिया कि अच्छा ये अरिथमेटिकली सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है या लॉजिकली सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको भेज दिया जाता है। कहाँ पे भेज दिया जाता है? उसको भेज दिया जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास, सॉल्व होता है, वहां पर उसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट होता है वो यहाँ पे आउटपुट हमें मिलता है। अब ये आउटपुट हम लोगों को कहाँ मिलेगा? तो आउटपुट जो है हम लोगों को मिलता है मॉनिटर पे, प्लॉटर पे, स्पीकर के द्वारा या फिर प्रिंटर के द्वारा। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये 4 चीजें हैं। इनके द्वारा ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इन आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को इन आउटपुट डिवाइसेस के जरिए जो भी हमारे पास प्रोसेस किया गया, जो हमने इंस्ट्रक्शन भेजा था, उसकी प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो आउटपुट मिला वो इन सारे डिवाइसेस के पास हमें मिल सकता है। इन डिवाइसेस की मदद से हम उनको देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। इसको एकदम बिल्कुल से याद रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए कि किस तरीके से ये चीजें काम करती है। अब दूसरी चीज देखिए कि हमारे पास इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन जो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कई सारे ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो इनपुट की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट की तरह भी काम करते हैं। तो वैसे डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो आज के डेट में हम लोग सभी लोग अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं, जिसका की स्क्रीन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। टच स्क्रीन होता है, उसी स्क्रीन के जरिए हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते भी हैं और आउटपुट, जो उसका आउटपुट है वो हम लोग पाते भी हैं, हम लोग उसका आउटपुट को भी देख पाते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है हम लोगों के पास होते हैं और ये दोनों चीजें जो आप कर सकते हैं वो किसके जरिए कर सकते हैं? वो टच स्क्रीन के जरिए कर सकते हैं, मॉडेम के जरिए कर सकते हैं। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहने का मतलब होता है कि जो आपका मॉड्यूलेटर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो कहने का मतलब कि जो मॉडेम है वो दोनों काम कर सकता है, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। तो ये दोनों चीजें जो है आपका कंप्यूटर कर सकता है, सॉरी आपका मॉडेम कर सकता है। और इसी मॉडेम, ये जो मॉडेम है ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है और इसी मॉडेम के जरिए जो है आज के डेट में हम लोग नेटवर्क से जुड़ पाते हैं। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, कहाँ पे चीजें, कौन सी चीजें स्टोर होती है, ये सब पहले की बातें हैं। सब फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर वगैरह हमने सब बताया हुआ है आप लोगों को।
मेरे जो वीडियोस हैं उसको भी आप लोग देखिए, यूट्यूब वीडियोस, और यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी देता रहूँगा। जिनको भी दिक्कत है वो लोग हमको फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास है। और यहाँ पर ये भी देखिएगा कि जो आपके पास जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, ये केवल और केवल यही नोट्स नहीं है, बल्कि इसके बाद आप लोगों को और भी चीज़ें पढ़नी है। कुछ किताबों का नाम मैं बताऊंगा जिनको कि आप लोग खरीदेंगे और उन किताबों को आप लोग पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ किताबें हैं जिनका कि नाम मैं बता देता हूँ। एम मॉरिस मैनो, एक बुक है एम मॉरिस मैनो। मॉरिस मैनो की किताब है ये, और मॉरिस मैनो की बड़ी अच्छी किताब आती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। अगर आप लोग चाहें तो इसको ले लीजिए, अपने सिलेबस से मैच करा के लीजिएगा। जब भी लीजिएगा सिलेबस देखिएगा और उसका कंटेंट्स देखिएगा, क्योंकि नई वाली जो किताबें आ रही हैं उसको मैंने नहीं देखा है, हो सकता है उसमें कुछ चीजें चेंज हो। तो एम मॉरिस मैनो बड़ी अच्छी किताब है, उसको आप लोग खरीद सकते हैं। बाकी और भी किताबें आती है, कुछ कुछ किताबें जो है वो आपको मैं उसका नाम भी आपको टेक्स्ट कर दूंगा, आपके पास पहुंच जाएगा कौन कौन सी किताबें हैं। तो वो सारी किताबें में से कोई एक किताब आप खरीदिएगा, और उस किताब उस बुक के जरिए जो है हम लोग इस सब्जेक्ट को पूरा कवर करेंगे। जो भी पढ़ेंगे वो सारे चीज को बढ़िया से अपना अपना नोट्स जरूर बना लेंगे। नोट्स बनाने से ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट धरा का धरा नहीं रहेगा, वो आपके दिमाग में चलते चला जाएगा। और नोट्स के जरिए हम लोग ये भी देखते हैं कि हमेशा वो नोट्स जो है काफी हेल्पफुल होते हैं हम लोग के एग्जाम टाइम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के समय। उस समय जो है सिर्फ जो हमारे बनाए हुए जो नोट्स हैं वो काफी काम करते हैं, और हमेशा जो है उसके लिए बड़ा तुरंत हम लोग निकालते हैं, और वो नोट्स चूंकि हमारा ही रहता है तो बहुत ज्यादा पढ़ने में समय भी नहीं लगता है। एग्जाम टाइम में जो है समय का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए अभी से नोट्स बनाएंगे तो हम लोगों के लिए सही रहेगा। अब देखिएगा कि जो मेमोरी है उसके बारे में बातें करेंगे। मेमोरी में हम लोग जानते हैं कि 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल होता है, और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, 1 किलोबाइट जिसको कि बोलते हैं। 1024 यहाँ पे मैंने ऐसे लिख भी दिया है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप लोग। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। इसके बाद भी होता है, लेकिन उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बस आप ध्यान में रखिए कि क्या क्या चीजें जो है हो सकती हैं। अब जो नेक्स्ट चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ें उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके पास जरूर है। जब आप आंसर लिखें तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम्स वगैरह जरूर बनाएं। क्यों? क्योंकि आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, और इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट है उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जाए, पिक्चर के साथ रिप्रेजेंट किया जाए। उससे क्या होता है कि पिक्चर के साथ होने से जो आपका आप जो सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वो सामने खुलकर आता है, वो तुरंत दिखता है हमें, और तुरंत मार्क्स आपको मिल जाते हैं। आपके थियरी को पढ़ने के लिए समय लगता है, लेकिन आपके पिक्चर्स को समझने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, उससे कम समय लगता है। तो हमेशा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखेंगे, और ये भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पर
व्यवस्थित हो कौन सा डायग्राम। जैसे यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बता दिया, तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो आप फट से इसको बना दीजिएगा, कहीं पर कुछ सोचना नहीं। आपसे पूछा जाए व्हाट इज कंप्यूटर एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो आप ये बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे अब मूव करने वाला हूं। अब देखिए यहां पर जो मैंने आपको दिखाया है वो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है। कहने का मतलब जो इवोल्यूशन है कंप्यूटर का, किस तरीके से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई और किस तरीके से कंप्यूटर पहले कौन कौन सा कंप्यूटर यूज होता था और आज कौन कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको दिखाया है। और इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे जा करके मेरा जो चैनल है उसको आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपको हमेशा मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। ये जो वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि मैंने उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को समझाया है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें मैंने लिखा हुआ है 5 तरह के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 तरह के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। अब ये 5 तरह के जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो वो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये जनरेशन है, ये टेक्नोलॉजी यूज है। देखिए मैंने उसको बड़ा कर दिया, आपको अच्छे से दिखेगा। जनरेशन है, टेक्नोलॉजी यूज है, ईयर है और डिवाइस है। आपको यही चीजें याद रखनी है, कौन से ईयर में क्या बना मैं आपको भी बता देता हूं। जैसे फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या क्या यूज हुआ है, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ है, डायोड यूज हुआ है, रिलेज यूज हुआ है और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुए हैं। उसके जो ईयर है, ईयर ऑफ मेक जो है वो करीबन 1946 में बना है, 1940s 1945 के आसपास, और ये चला 1955 तक, 57 तक, 55 ही मान के चलिए, ईयर फिक्स्ड नहीं है क्योंकि हमेशा उस पर काम होता रहा है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब्स लाया गया, डायोड लाया गया, रिलेज लाया गया। अब ये वैक्यूम ट्यूब होता क्या है, डायोड होता क्या है, रिलेज होते क्या है, ये समझना जरूरी। और इसके साथ जो कंप्यूटर बना वो ENIAC बना, ENIAC, ENIAC बोलते हैं उस कंप्यूटर का नाम था। जो मॉडल नंबर है वो मॉडल का नाम था ENIAC। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होता क्या है। आपको याद होगा कि जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे तो एक स्लेट आता था जिसमें कि आपके पास बिट्स भी होते थे। एक स्लेट, आपने स्लेट पे पेंसिल पे पढ़ाई होगा, तो वो जो स्लेट और पेंसिल होता था उसमें बिट्स भी होते थे। और वो बिट्स जो हैं वो इस तरीके से बनते थे कि एक तरफ, जैसे मैं यहाँ पे आपको देखिए बना के बता दे रहा हूं, ये इस तरीके का एक स्लेट होता था और इस स्लेट में बीचों बीच आधा आधा होता था ऐसा, और इस साइड में एक लाइन ऐसा होता था, और ऐसे ऐसे कई सारे लाइंस बने होते थे उसमें, और इसमें बिट्स होते थे, गोल गोल बिट्स होते थे ऐसा। तो इन्हीं का प्रयोग किया गया है आपको वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए। इसमें होता था क्या कि ये बिट्स जो है किसी में ज्यादा होते थे, किसी में कम होते थे, कुछ ऐसा रहता था। और ये बिट्स जो हैं
हम लोग जो है दो दो बिट्स को घसकाते थे, इधर दो बिट्स को घसकाए, फिर इधर दो बिट्स को घसकाए, कैलकुलेट किए, किस तरीके से कैलकुलेशन चलता है, वो सब हम लोग काम करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट को वैक्यूम ट्यूब्स में डाला गया। वैक्यूम ट्यूब का मतलब अंदर से कुछ वैक्यूम होगा, हॉलो होगा, अंदर से खाली चीजें होंगी। एक तरफ से चीजें डालते थे और दूसरी तरफ से वो हमें मिलती थी। तो नंबर ऑफ बिट्स जितना भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे वो किस तरीके से होगा, जितना बिट्स ट्रांसफर करेंगे उस तरीके से, उसी तरीके से बिट्स जो है वो ट्रांसफर होते चले जाएंगे, और वो बिट्स जो है क्या करेंगे हमारे साथ, वो काउंट किए जाते थे। 2 बिट्स हमने भेजा तो 2 उधर स्टोर हो गया, 3 बिट्स भेजा 3 स्टोर हो गया। तो ये वैक्यूम ट्यूब में सबसे पहले जो कंप्यूटर हमारे पास आया था वो इस तरीके का ही आया था, वैक्यूम ट्यूब के जरिए। अब ये डायोड क्या होता है? डायोड क्या होता है कि जो आपका आपने पढ़ा होगा कि, या आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ इस तरीके का आपके पास एक सर्किट कंपोनेंट होता है जिसमें कि ऐसे लाइंस बने होते हैं, दोनों तरफ से छोटे छोटे वायर्स निकले हुए होते हैं, और ये वाइट इन कलर होता है। इसी को हम लोग डायोड बोलते हैं। ये क्या है? डायोड। ये डायोड की तरह है। इसका फोटो भी होगा तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? इसको डायोड बोलते हैं। तो ये जो है, ये डायोड्स वगैरह जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसको जो है हम लोग डायोड को कई बार जो है क्या होता था कि हम लोग इस डायोड के जरिए जो है कई चीजें स्टोर करते हैं। ये डायोड जो है ये इन्वर्टर कहलाता है। यहाँ पर से अगर 0 दें तो इसका आउटपुट 1 निकलेगा, यहाँ पर अगर 1 दें तो इसका आउटपुट 0 निकलेगा। तो ये इन्वर्टर की तरह काम करता था। तो उन चीजों को आप प्रयोग किया गया, और यहीं पे एक ट्रांजिस्टर भी होता था जो कि हम लोगों ने देखा होगा, जो कि इस शेप का होता है, और इसमें 3 अलग अलग वायर्स ऐसे निकले रहते हैं। इसको हम लोग ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। तो ये सब हमें ध्यान में रखना होगा, और इसको जो है हम लोग याद रखेंगे कि किस तरीके से ये डायोड, ऐसे ही कई सारे डायोड को मिला के ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं। ऐसे कई सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाया जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास जो है, जब ऐसे कई सारे डायोड्स को मिला दिए जाते हैं तो ट्रांजिस्टर बनते हैं। ऐसे कई सारे ट्रांजिस्टर को मिलाए जाते हैं तो ये क्या बनते हैं? आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और डायोड का प्रयोग हुआ, जो कि ईयर 1946 या 1945 में आया और 1955 तक रहा। डिवाइस का नाम एनियाक है जिसमें ये यूज होता था। और उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसमें कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया ये ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर को प्रयोग करके एक मिनी कंप्यूटर बनाया गया, और इसका जो मेक है वो है 65, मतलब 1956 टू 1965 तक, या 1955 से कहिए, 1955 से 1965 तक इसका प्रयोग किया गया। फिर आपके थर्ड जनरेशन आए जिसमें कि आईसीज का प्रयोग किया गया, जो कि क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऐसे ऐसे कई सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए जाते हैं, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमें स्टोरेज में काम देते हैं और कई सारे कंपोनेंट्स को बनाने में काम देता है। तो इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। जो कि मिनी कंप्यूटर के बाद मिडी कंप्यूटर आया, उसमें ये प्रयोग होने लगा। इसका डिटेल्ड हमने अपनी वीडियो में बनाया है, उसको कृपया करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें कि कई सारे आईसीज। अब आईसीज का एक फोटो मैं बना के आपको दिखा देता हूं, आईसीज कैसा होता है। तो जो आईसीज होते हैं वो देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा होता है।
इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ ऐसा होता है, देखे होंगे आप लोग कई बार, ऐसा ऐसा आपके पास उसमें पिन्स बने होते हैं, कई सारे ऐसे ऐसे पिन्स लगे होते हैं उसमें। इसको हम लोग आईसी बोलते हैं। ये क्या है? ये आईसी है, जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, ये ऐसे ऐसे कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिल करके हम लोग एलएसआई को जन्म देता है, जो कि है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बना करके लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बनता है, और उस लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के जरिए हम लोग जो है काफी सारा काम कर पाते हैं, और हमारा कंप्यूटर फास्ट हो गया है। जैसे कि आज के डेट में माइक्रो कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज करते हैं, वो सब लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आया है 5th जनरेशन, उसमें VLSI का प्रयोग हुआ। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो आपका 4th जनरेशन है, इसी 4th जनरेशन में ही, ये इंपॉर्टेंट जनरेशन है क्योंकि इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के साथ साथ यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर भी आ चुका था। माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे यूज हो चुका था, और इसी में 4th जनरेशन में ही नेटवर्क का प्रयोग किया गया, जिसके थ्रू इंटरनेट जो आज हम लोग यूज करते हैं वो 4th जनरेशन का ही देन है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, 1st जनरेशन 1946 to 1955, 2nd जनरेशन 1955 to 1965, 3rd जनरेशन 1965 to 1970, 4th जनरेशन 1970 to 1990, 1970 से लेके 1990 तक हमारा 4th जनरेशन था। और जो 5th जनरेशन है वो 1990s के बाद, हमेशा जो है जितना भी उसके बाद का जो प्रयोग हुआ है 1990s के बाद, मतलब 1990 के बाद, वो सभी जो है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं, जिसमें कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऐसे ऐसे कई सारे आईसीज को मिला करके लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बना। और फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, कई सारे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को एक साथ क्लब किया गया, तब वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बना, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का में काफी सहायक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी सहायक है, जो कि 1990 के दशक के बाद हम लोग के पास, हम लोग के साथ आया है। और हम लोग सभी लोग जो है इसको 1990 के दशक के बाद जो है हम लोग इसको यूज करते आए हैं। तो ये पूरा का पूरा 5th जनरेशन, सॉरी 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हो गए। मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आ गया है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्लास 2-3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। किन्हीं को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, आदर्श, चंदन, कुछ पूछना है? नो सर। सबको समझ में आ गया होगा होपफुली। हाँ सर, समझ में आ गया सर। हाँ, सर तो वीडियो डालिएगा नहीं? इसका वीडियो आया हुआ है,
इसका वीडियो जो है यूट्यूब पे है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इसको जो है ये वीडियो भी अगर कहिएगा तो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा जो आज मैंने क्लास लिए हैं। तो हाँ सर, हम उसको डाल दीजिएगा। चलिए ठीक है। बाकी के लोग नहीं आए आज बड़े कम लोग आए हैं। सर वो बारिश की वजह से नेटवर्क डिस्टर्ब है, वो बोल रहा है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, तो देखिएगा मेरी क्लासेस जो है सुबह में ही होंगी मैक्सिमम, अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो, क्योंकि शाम में थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ। तो अगर मान लिया आप लोग सब लोग थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए कि अगर सुबह में क्लासेस हो सकती है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस, सभी लोगों के लिए। यस सर। सुबह में समय भी मिलता है और सुबह सुबह में 9 बजे तक हम लोग कुछ काम भी नहीं करते हैं, तो सुबह का जो हाँ सर। है वो यूटिलाइज हो जाता है। सो के व्यर्थ समय को व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अब मेरी ये क्लास अब खत्म होने वाली है, तो आप लोग जो है हम लोग विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं क्लास पैसा चाहिए निकाल देना और प्लग को लगा के और रंगीनवा के बगल वाला दाब दो बीच में।